नमस्कार, वक्त हुआ है 6 बजे का और मैं स्वाति जोशी आपके साथ तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर। रामनवमी के दिन देश भर में हुए दंगों पर आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दंगों की साजिश के एक नए मॉडल का पर्दाफाश हुआ है। आपको ये पूरी खबर दिखाएंगे, दंगाइयों का पूरा नेक्सस भी आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप एमपी से लेकर गुजरात तक की दंगे की क्रोनोलॉजी को समझिए। 2 राज्यों में हिंसा का क्या कनेक्शन है, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश के खरगोन और गुजरात के हिम्मतनगर में हुई हिंसा का क्या कनेक्शन है? गंभीर रूप से पत्थरबाजी हो रही थी और कुछ आवाजें भी आ रही थी जो पेट्रोल बम आदि की थी। क्या इस हिंसा की प्लानिंग पहले से थी? एक व्यक्ति जो है एकदम से एक पक्ष का दूसरे पक्ष की तरफ तलवार लेके दौड़ा और गंभीर घटना न घट जाए तो हमने उसे पकड़ा। खरगोन और हिम्मतनगर हिंसा का गुनहगार क्या एक ही है? उसको कोई कवर दे रहा होगा तो उसने फायर कर दिया, तो फायर से मेरे पैर में गोली लगी। खरगोन और हिम्मतनगर में हुई हिंसा की घटना को एक साथ इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि दोनों ही जगहों पर हिंसा की क्रोनोलॉजी एक सी है। दोनों की तारीख और टाइमिंग सेम टू सेम है। दोनों जगहों पर रामनवमी के दिन हिंसा हुई। दोनों ही जगहों पर 2 समुदाय के लोग भिड़े। दोनों ही जगहों पर भारी मात्रा में पत्थर मिले। दोनों ही जगहों पर पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया और दोनों शहरों में लोगों के घर चिन्हित करके जलाए गए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये सब प्री प्लान था? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की वजह देखते हैं। दोनों ही शहरों में जब हिंसा भड़की तो जमकर पत्थर चले। सवाल उठता है कि इतने पत्थर आए कहां से? खरगोन में दोनों तरफ से जमकर पत्थर बरस रहे हैं। खरगोन में दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पत्थर बरस रहे थे। इतने पत्थर अचानक कहां से आ गए? हिम्मतनगर की भी ताजा तस्वीरों में छतों पर पत्थर पड़े दिख रहे हैं। पेट्रोल बम पड़ा है। सवाल उठता है कि क्या ये पत्थर और पेट्रोल बम पहले से लाकर रख दिए गए थे? क्या ये हिंसा एक सोची समझी साजिश थी? खरगोन और हिम्मतनगर में दंगे की स्क्रिप्ट एक जैसी इसीलिए भी लगती है क्योंकि दोनों ही जगहों पर कुछ घरों को टारगेट करके हमला किया गया। दोनों ही शहरों से रिपोर्ट देखिए, तब ये बात समझ में आएगी। सब यही लोग आते और हर बार हमारा एक बार नहीं 4 बार जब भी करना कर्फ्यू लगा, जब भी हमारे घर उनका नुकसान हुआ, यहाँ से लगा के ये 4-5 घर उनको ये मुद्दा बना लिया है। आखिरी में मेरे घर को जलाया। अच्छा। और मेरे बच्चे और हम परिवार हम इनका सहारा से अंदर छिपा रहे कि भाई ऐसा नहीं होगा, पर इन्होंने आखिरी में हमारे घर पर एकदम पेट्रोल डाल दियो, आग लग गई। यहाँ से पहले ये लोगों ने इकट्ठा हुए मेरे बराबर, यहाँ से इकट्ठा होके सब मस्जिद में इन लोगों ने पहले से प्लानिंग कर दी थी बराबर। फिर बम जो थे, बम को कंप्लीट जो दुकानें प्लानिंग करके वहाँ सब रखे हुए थे। फिर एक आदमी ने यहाँ से बोलते गालियाँ बोलते कि तुम बन जा रहा, बाहर निकलो, इस तरह से ये बोला। फिर जैसे ही बोलते ऐसे हुआ कि फिर सामने से पत्थर मारा फिर चालू कर दिया। और पूरी प्लानिंग के साथ आए थे कि बारूद लेके मारो बंजारों को। पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। एक हाथ में गालियाँ बोले गए। ये एक बार नहीं हुआ, चौथी बार हुआ है, 4-5वीं बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ। अब दोनों जगहों पर हुई हिंसा में कितनी समानता है, इसे वहां के चश्मदीदों की बातों को सुनकर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको खरगोन के एसपी की बात सुनवाते हैं जो खुद इस हिंसा के पीड़ित हैं। दंगा रोकते वक्त इनके पांव में गोली लग गई। 6:45 के आसपास संजय नगर की खबर आई थी कि वहाँ आगजनी हो रही है और 2 पक्षों के बीच पथराव हो रहा है। इस सूचना पर मैं अपने फोर्स के साथ वहाँ पहुँचा तो वास्तव में दोनों पक्ष में बीच में काफ़ी गंभीर रूप से पत्थरबाजी हो रही थी और कुछ आवाज़ें भी आ रही थी जो पेट्रोल बम आदि की थी और कुछ घरों में आग भी लगा हुआ था। सर हिमाकत यहाँ तक हो गई कि पथराव तो ठीक है, गोली तक चल रही थी और आपके पैर में गोली लगी। अब उसमें एक व्यक्ति जो है एकदम से एक पक्ष का दूसरे पक्ष की तरफ तलवार लेके दौड़ा और गंभीर घटना न घट जाए तो हमने उसे पकड़ा। तो तलवार भी चलाया था तो उससे भी कुछ चोटें आई, परंतु हम लोग उसको पकड़ ही रहे थे कि वो एक तरफ भागा अपनी गली में, तो उसके लिए पीछे मैं था तो उसको कोई कवर दे रहा होगा तो उसने फायर कर दिया, तो फायर से मेरे पैर में गोली लगी। तो जो फायर किया वो अनआइडेंटिफाई अभी किसने किया? आ जाएंगे, नाम तो संभावित है कि आ जाएंगे। सुना आपने, एक शख्स तलवार लेकर आया। इस बात को ध्यान में रखिए। अब आपको गुजरात के हिम्मतनगर में चश्मदीदों की बात सुनवाते हैं। हर फ्लैट पे पत्थरमारी हमारे पे हर बार होता ही रहता है। लेडीज ऊपर जाके पत्थर मारते और जेंट्स सब तलवारों लेके हमको मारने के लिए आते। ऊपर से पत्थर मारी और जेंट्स तलवार
तलवार लेके आते हैं हमको मारने के लिए। रात के टाइम ही होता है ये सब। एक एक गली में 200-200 इंसान थे कि सबके हाथ में हथियार, कोई से धारिया तवाड़िया, सब हथियार से पत्थरे बत्थरेबाजी करते थे। इन लोगों की बातों से ये साफ हो जाता है कि दोनों ही जगहों पर हिंसा भड़काने का तरीका एक सा ही था, पत्थर, पेट्रोल बम और तलवारें। ऐसे में अब इस सवाल का जवाब ढूंढना है कि कहीं इन दोनों शहरों में हिंसा फैलाने वाला कोई एक ही शख्स तो नहीं। खरगोन से गोविंद गुर्जर के साथ अमित राजपूत, हिम्मतनगर, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो आपने देखा कि कैसे दंगे का एक ही मॉडल दो राज्यों में अपनाया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहीं ये घटना कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं। और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी ये तस्वीर सामने आ रही है। ये वो 9 लोग हैं जो कि उस हिंसा के मास्टरमाइंड है। मौलवी के असिस्टेंट, कहने को मौलवी हैं लेकिन लोगों में नफरत का पाठ ये पढ़ाते हैं। ये सभी लोग इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ये सुनियोजित था, पहले से सब कुछ प्लान किया गया था। पुलिस क्या कह रही है? आईजी का कहना यह है कि ये इसलिए किया गया ताकि दूसरी बार यहां से कोई रैली न निकले। सुनिए। खंबात में रामनवमी की रथ यात्रा निकली थी, उस पर जो पत्थर मारा करने पर आया था वो एक कॉन्स्पिरेसी हमारे सामने आई है, जिसमें एएसपी साहब के अध्यक्षता में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाने में आई है, जिसमें खंबात सिटी इंस्पेक्टर, खंबात रूरल इंस्पेक्टर, पैरोल फरलो की टीम और हमारा जो जिले का साइबर पुलिस स्टेशन है उनके पीआई भी शामिल हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में जब हमने आरोपी को पकड़ा, कोम्बिंग करी, उनके पास से टेक्निकल एविडेंस और ओरल एविडेंस हमने कलेक्ट किए, तो उसमें हमें पता चला कि एक कॉन्स्पिरेसी थी और प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी के तहत इन लोगों ने पत्थर मारा किया था, जिससे एक मैसेज जाए और भविष्य में इस तरह का कोई रामनवमी की रथ यात्रा नहीं निकले, वो उनका मोटिव था। डर का माहौल इतना ज्यादा है कि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। रामनवमी के दिन हुई हिंसा की आग तो बुझ गई है, लेकिन अब इन गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई अपना घर छोड़कर चला गया है तो किसी ने अपने मकान की दीवार पर लिख दिया है कि ये घर बिकाऊ है। ये कैराना नहीं, खरगोन है, मध्य प्रदेश का खरगोन, जहां रामनवमी के दिन हिंसा हुई। अरे एक सेकंड को। हिंसा तो थम गई, लेकिन लोगों के मन में डर खत्म नहीं हो रहा है और इसी वजह से अब यहाँ के मकानों पर लिखा है, ये मकान बिकाऊ। दुर्गेश पवार अपनी घर की दीवार पर काले रंग की चौक से लिख रहे हैं, ये मकान बिकाऊ है। ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं वो जानने से पहले इनके घर के बाहर का मंजर देखिए। बाइक में आग लगी, पास वाला घर जला दिया था, सड़क पर जले हुए फ्रिज और कूलर पड़े। आप ये बताइए, ये मकान क्या आपका है? आपने क्यों ये लिखा हुआ है? सर अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ। क्यों? सर ये विगत 90 से हमारे साथ में बार बार ये घटना हो रही है, बार हो रही है। तो कौन लोग हैं जो इस तरह? अब पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम दुर्गेश पवार है। दुर्गेश पवार। तो कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं? सर ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। सामने ये अभी जो प्लाट कटा है यहाँ पे ये नए सिरे से लोगों बसे हैं। अच्छा। और ज्यादातर यही लोग परेशान। तो कई लोग ऐसा देखा है हमने, कई लोग लिख रहे हैं मकान। वो इसी कारण सर अब यहाँ से इनकी आबादी ज्यादा हो गई है और ये वार त्योहार कुछ भी होता है तो भय का वातावरण बन जाता है। आगजनी की तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये गाड़ी को आग लगा दी गई, ये बिस्तरों को आग लगा दी गई है और तमाम वहां से आप देखिए पुलिस पहुंची हुई है, एसपी जो यहाँ की कलेक्टर हैं अनुग्रह पी, वो भी पहुंची हुई हैं और तमाम अमला यहाँ पर मौजूद है। वो फ्रिज आपको जला हुआ नजर आएगा, वहां सामने आप देख सकते हैं वो सारा कूलर जला हुआ नजर आएगा। ये तोड़फोड़ बेतहाशा की गई है। हिंसा और बलवा जो मचा हुआ था उसके शब्दों में बयां करना शायद इतना आसान नहीं है। इस मोहल्ले की संतोषी चौहान भी अपने घर के बाहर इन्हीं अक्षरों को उकेर रही है। अपने छोटे से मकान को बेचकर कोई नया आशियाना तलाश रही।
मकान आप बेच रहे हैं, मतलब क्या आपको बार बार इससे परेशानी? बार बार परेशानी होती है हम, और हमारी स्थिति अभी खाने जैसी भी नहीं है। हमें घर में सामान भी नहीं है, टैंकियों भी ले भगे, हमें टीवी भी गायब है, सब सामान गायब है हमारे घर में से। कौन लोग हैं जो इस तरह से? ये सब इधर गली वाले ही, ये सब ये सब आस पास के, ये सब इधर के। अच्छा, हम तो परेशान हो गए बेच के, हमको व्यवस्था कहाँ भी दिया जाए, हम कहाँ भी रहे। तो ये जो कह रहे हैं उधर दूसरे समुदाय के लोग हैं क्या? हाँ, दूसरे भी है सब इधर के। अच्छा, हम तो बहुत परेशान हो गए यहाँ, जब देखो जब हमको नुकसान बहुत होता हमारा। अच्छा, जेल काट के आए उसके बाद भी कोई? बाइक की चोरी में एक इंसान धराया था, वो भी था यहाँ पे मकान जलाने में, वो भी बोला इनका मकान जला। ये इतने सारे मकान जला दिए गए, तो ये कहाँ से आए थे ये लोग? ये सर इधर के थे रहने वाले सर। ये कई लोग बोल रहे हैं घर बेच के जाना चाहते हैं, इसलिए। सर ये इनकी वजह से जाना चाहते हैं ना सर, ये कुछ आए जाए दंगे फसाद करा करते हैं और आ जाके बस तकलीफ इधर ही देते हैं 4-5 घर वालों को, तो इसलिए मकान बेच रहे हैं। खरगोन के इस मोहल्ले में हर गली में एक न एक मकान ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसके बाहर लिखा है ये मकान बिकाऊ है। तो जगह जगह खरगोन के इस इलाके में लिख दिया गया है ये मकान बिकाऊ है। क्यों बिकाऊ है, इसके पीछे की बड़ी तस्वीरें और बड़ी सच्चाइयां निकलकर सामने आ रही हैं, और लोगों का कहना है कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के द्वारा हमला किया जाता है। ऐसा पहली बार नहीं, कई बार हुआ है। इस मोहल्ले के मुस्लिम बहुल इलाके में भी टाइम्स नाउ नव भारत रिपोर्टर गोविंद गुर्जर पहुंचे। यहाँ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है, करीब करीब हर घर पर ताला लटका है। मुश्किल से एक दादी अम्मा दिखी जिनकी बातों से तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई। देखिए, हर घर में इस गली में ताला लगा हुआ है। ये दूसरे समुदाय के लोगों के घर हैं, लेकिन यहाँ बोलने के लिए कोई नहीं है। आप जिस कैमरे में जहाँ जाएंगे उधर आपको ताला नजर आएगा, यहाँ ताला नजर आएगा, दाएं मेरे बाएं और आपको पीछे भी दिखा दें, आगे भी दिखा दें, हर तरफ ताला लगा हुआ नजर आए। कोई भी शख्स यहाँ एक भी देखने को नहीं मिल रहा है, ताकि हम उनका पक्ष भी जानने की कोशिश करते कि आखिरकार जो आरोप आपके स्पेसिफिक कम्युनिटी पर लग रहा है कि आप बार बार इसी तरह से हमलावर हो जाते हैं एक दूसरी कम्युनिटी के ऊपर, उनके घरों में आग लगा देते हैं, लेकिन यहाँ जवाब देने के लिए कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। संजय नगर की इस कॉलोनी के पीछे वाली लाइन में कुछ दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं जिनके घरों को रात में जलाकर खाक कर दिया गया, घरों के सामानों को जला दिया गया, लेकिन यहाँ अभी कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है जिससे हम ये पूछ सकें कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम कैसे क्या हुआ था। लेकिन हाँ, एक दादी मुझे नजर आ रही हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सच्चाई है, क्योंकि हर दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। यहाँ देखिए, ये भी ताला लगा हुआ है। हाँ, सब जगह देख रहे हैं हम, सब ताले लगे हैं। कहीं डर के मारे चले गए, क्या हो गया? ये हंगामा करा कि लोगों ने, तो वो बच्चे ले लेके भागे, उड़ते थी इससे दिए सियान भी खड़े, आदमी लोग तो कोई थे नहीं। खरगोन में हिंसा तो शांत हो गई, लेकिन यहाँ एक अजीब सा तनाव है। ऐसे में प्रशासन सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। कम्युनिटी के काफी सीरियस एलिगेशन से घरों पर लिख दिए गए। आप देखिए, घर बिकाऊ है, घरों में बेतहाशा इतनी हिमाकत हो जाती है कि घरों में घुसते हैं, आग लगा देते हैं। मैंने आगे जो है 1-2 फैमिलीज भी देखा है जहाँ दोनों समुदाय के लोग पास पास में रहते हैं और अभी भी रह रहे हैं, यहाँ है, छोड़ के नहीं गए। वो लोग बता रहे हैं, मैडम हम तो कुछ से मतलब शांति के साथ रहते हैं, यहाँ दूसरे मोहल्ले के लोग या कहीं और के लोग आके हमारे ऊपर हमला किया है। हिंसा भड़की, पत्थर चले, आगजनी, लूट, लोगों के आशियाने जला दिए। ऐसे में कोई भी हिंसा के साए में नहीं रहना चाहता। यही वजह है कि लोग अपना मकान बेच कर अमन चैन की जिंदगी तलाशने पर मजबूर हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर इन्हें अपने सपनों का घर छोड़ने पर मजबूर क्यों होना पड़ा? खून पसीने की कमाई से उन्होंने बनाया, उसे छोड़ने के लिए इन्हें किसने मजबूर कर दिया? गोविंद गुर्जर, खरगोन, टाइम्स नाउ नव भारत। और इस बीच रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज है। खरगोन हिंसा का नया वीडियो सामने आया है। उपद्रवियों ने एक घर में पत्थरबाजी की है, उपद्रवियों ने मंदिर में भी तोड़फोड़ की। हिंसा में एक लड़के के सिर में गोली लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खरगोन हिंसा से जुड़ा एक नया वीडियो टाइम्स नाउ नव भारत पर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो में उपद्रवियों ने एक घर में पत्थरबाजी की है, मंदिर में तोड़फोड़ की है। इस तोड़फोड़ और मारपीट में एक लड़के के सिर में गोली लगने की खबर भी है। और ये वीडियो रामनवमी यानी 10 अप्रैल का है।
एक मोहल्ले के अंदर घर में लोग बंद हैं और दरवाजे के बाहर आप देख सकते हैं उपद्रवी मारपीट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दरवाजा तोड़कर घुसने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे प्रोड्यूसर इसकी आवाज आपको सुनाए, इसका एम्बियंस सुनाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, तस्वीर देखिए, रामनवमी 10 अप्रैल की तस्वीर है। खरगोन में हिंसा हुई जमकर, जहां पर मारपीट हुई, घर को तोड़कर, दरवाजे को तोड़कर घर में घुसने की कोशिश हुई और इस मारपीट में एक बच्चे के सिर में गोली लगने की भी खबर है। और रामनवमी के दिन देश के 4 राज्यों में हिंसा हुई, पथराव हुआ, आगजनी हुई। एमपी, बंगाल, गुजरात और झारखंड में बवाल हुआ, लेकिन यूपी में हिंसा की एक घटना नहीं हुई। जिस सूबे में देश की सबसे ज्यादा आबादी रहती है, वहां कैसे कानून का राज कायम है, इसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। अभी परसों रामनवमी की तिथि थी। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं में नहीं हुई। दंगे फसाद की बात तो दूर है, ये उत्तर प्रदेश की विकास फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर यह साबित किया है। और अब आपको यूपी से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। देश के कई शहरों में जहां एक तरफ रामनवमी पर निकली शोभा यात्रा में हिंसा हुई, वहीं यूपी में इस मौके पर जो शोभा यात्रा निकली वो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से निकली। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा, कानपुर, अलीगढ़, ये 5 तस्वीरें देखिए। यहां भी रामनवमी की शोभा यात्रा निकली, अलग अलग इलाकों से होकर गुजरी, जिन इलाकों में मुस्लिम बाहुल्य लोग थे, लेकिन यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से सारी यात्रा निकली। न मारपीट हुई, न दंगे हुए, न आगजनी हुई, न पथराव हुआ। शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग रामनवमी की यात्रा निकली और सब लोग शांति से अपनी अपनी पूजा अर्चना में लगे रहे। सर, अब तो मुख्यमंत्री जी ने भी तारीफ की है जो कानून व्यवस्था रही इस दौरान उत्तर प्रदेश में, कितना चैलेंजिंग ये रहा और इसके लिए खासतौर पर ऐसी क्या व्यवस्थाएं की गई कि हिंसा का कोई मामला नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश में जो शासन के स्तर से जो भी कोई महत्वपूर्ण त्यौहार होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, शीर्षस्थ स्तर से उसकी मॉनिटरिंग की जाती है और इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हर एक छोटी मोटी बातों को गौर किया जाता है तथा ये स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में जो परंपरागत चीज़ें होती हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें हो रही हैं, उससे हट के कोई चीज़ नया कुछ ना किया जाए। और इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स, सभी धर्मगुरुओं को या जो भी ग्रुप्स उसके साथ एसोसिएटेड हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाए। और वो मीटिंग थाने स्तर पे भी होती है, फिर हमारे डिप्टी एसपी के स्तर पे होती है, एसडीएम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके बाद से फिर एडिशनल एसपी के स्तर पे होती है जिसमें एडीएम भी साथ रहते हैं, और फिर जिले स्तर पे होती है। तो इतनी मॉनिटरिंग होती है। इसके अलावा जो रेंज और जोन के अधिकारी ये सुनिश्चित कराते हैं कि त्यौहार आने के पहले सभी समस्याओं का निराकरण हो जाए। तो यही कारण है कि इतनी व्यस्तताओं के बावजूद शासन के द्वारा स्वयं इन चीज़ों को देखा जाता है और किसी भी हालत में कोई सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े, इसके प्रयास किए जाते हैं, जिसके कारण ही पिछले लगभग 5.5 साल से कोई ऐसी घटना, 5 साल से ऊपर कोई सांप्रदायिक घटना नहीं होने पाई है। और आगे भी, अभी जैसे कि गुड फ्राइडे आने वाला है, या अम्बेडकर जयंती है, महावीर जयंती है, वैशाखी का त्यौहार है, ये भी 14 और 15 तारीख को है। इसके लिए भी हम लोगों ने कमर कस रखी है और नेसेसरी फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी किया जाता है और ऐसे तत्वों पर सतर्क दृष्टि रखी जाती है जो कि इन त्योहारों के दौरान कोई भी घटना कारित कर सकते हैं। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह एक फेक तस्वीर शेयर कर फंस गए। उन पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का आरोप लगा है। पुलिस ने उन पर केस भी दर्ज कर लिया है। अब दिग्विजय सिंह
कहां चुप रहने वाले, तो उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री का एक पुराना ट्वीट निकाला और उसे फेक करार देते हुए सीएम पर भी एफआईआर दर्ज करने की मांग कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। राजनीति में कोई बात कभी भुलाई नहीं जाती। दिग्विजय सिंह के दांव से यही साबित होता है, बस मौके का इंतजार रहता है। पहला ट्वीट दिग्विजय सिंह का और दूसरा शिवराज सिंह चौहान का। पहले ट्वीट में फोटो गलत है तो दूसरे में जानकारी गलत, यानी सोशल मीडिया की भाषा में दोनों ही फेक है। सच्चाई से दूर, दूसरों को भ्रमित करने वाला है। दरअसल मध्य प्रदेश के खरगोन में 10 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने पथराव किया, पूरे क्षेत्र में हिंसा हुई, आम जनता समेत 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि क्या खरगोन प्रशासन ने हथियारों को लेकर जुलूस निकालने की इजाजत दी थी, लेकिन इस ट्वीट में जिस फोटो का इस्तेमाल हुआ है वो गलत है। तस्वीर एमपी की नहीं बल्कि बिहार की थी। दिग्गी राजा को जैसे ही अपनी गलती का आभास हुआ, उन्होंने फोटो डिलीट कर दी, लेकिन तब तक देर हो गई थी। फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई तो मुख्यमंत्री शिवराज ने पलटवार और कार्रवाई का संकेत देते हुए लिखा। दिग्विजय सिंह ने एक धार्मिक स्थल पर युवक द्वारा भगवा झंडा फहराने का फोटो ट्वीट किया है, वो मध्य प्रदेश का नहीं है। श्री दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र है और प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की साजिश, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज सवेरे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया धार्मिक स्थल पर झंडा फहराने का, वो फोटो मध्य प्रदेश का नहीं है। श्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचा है, प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश की है। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस एक्शन में आई। दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। जो उन्होंने ट्वीट कल सुबह की थी वो फोटो मध्य प्रदेश की नहीं थी। जब उनको जानकारी मिली कि फोटो मध्य प्रदेश की नहीं है तो उन्होंने वो डिलीट भी कर दी। लेकिन हमने हमेशा देखा है कि भाजपा सरकार कहीं ना कहीं उनको नहीं क्या परेशानी रहती है दिग्विजय सिंह जी के साथ में कि हमेशा कुछ भी उनको मौके में तो एफआईआर दर्ज करा देते हैं। इस मुकदमे से दिग्विजय सिंह को इतनी मिर्ची लगी कि उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही निशाने पर ले लिया। दिग्विजय ने शिवराज सिंह का एक पुराना फेक ट्वीट निकाल लिया जिसमें वो राहुल गांधी के बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं। दिग्विजय ने सवाल और तस्वीर दिखाते हुए लिखा, शिवराज जी का झूठा फेक वीडियो और सही वीडियो कृपया देखें, जिसमें राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आज तक जानते हुए भी कि ये फेक वीडियो है, डिलीट नहीं किया गया, क्या ये अपराध नहीं है? यानी दिग्गी राजा ने सवाल उठाया है कि अब उनके फेक वीडियो पर मुकदमा दर्ज हो सकता है तो मुख्यमंत्री के फेक वीडियो पर क्यों नहीं? यदि भाईचारा, प्रेम, सद्भाव और सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने से मेरे खिलाफ अगर मुकदमा दायर 1 लाख हो जाए तो मुझे चिंता नहीं है। ट्वीट में भी क्या था, मैंने प्रश्न पूछा है, क्या ये उचित है? प्रेम सद्भाव फैलाना, अगर फैलाना, उन्माद फैलाना है तो जो उन्होंने बिहार का ट्वीट को मध्य प्रदेश से जोड़ा। खरगोन में ऐसी कोई घटना नहीं, बिहार के फोटो और वैधानिक कार्रवाई दिग्विजय सिंह पर करेंगे, केस रजिस्टर करेंगे। ऐसे दंगाई लोग कोई भी हो, कितने भी ताकतवर हो, कोई बख्शे नहीं जाएंगे। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ शिवराज सिंह की सरकार है और कानून का राज। पत्थर फेंकने पे ऐतराज किसी ने नहीं जताया, ना दिग्विजय सिंह जी ने, ना ओबीसी जी ने। पत्थर फेंकने वालों पे कार्रवाई, विजुअल फुटेज देखे ना, वो कार्रवाई हो सकती है, तो कार्रवाई होगी। दलील जो भी हो, लेकिन फेक वीडियो चाहे दंगे पर हो या फिर राजनीतिक हमले, इसे फेक ही कहा जाएगा। और कोई शक नहीं कि फेक वीडियो को शेयर करना गलत है, क्योंकि इससे भ्रम फैलता है, साजिशों को हवा मिलती है, दूसरों की छवि को बदनाम किया जाता है और इससे सोशल मीडिया में कभी न खत्म होने वाला एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिसका आधार ही झूठ है। और जब ये मुख्यमंत्री या फिर बड़े जनाधार वाले नेता के ट्विटर हैंडल से किया जाए तो समाज पर गलत प्रभाव पड़ना तय है। भोपाल से गोविंद गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
और अब खबर करौली हिंसा से जुड़ी हुई। आज राजस्थान में बीजेपी युवा मोर्चा ने करौली हिंसा के खिलाफ न्याय यात्रा निकाली। बीजेपी नेता करौली पहुंचना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया और भारी विरोध के बीच हिरासत में ले लिया। 1 घंटे तक दौसा करौली बॉर्डर रण का मैदान बना रहा। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर संघर्ष हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। जय श्री राम के नारे के साथ बीजेपी की न्याय यात्रा करौली की फिजाओं में सियासी गर्माहट बढ़ाए हुए है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर है। नारे लग रहे हैं, संघर्ष करेंगे, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। हंगामे के बीच बीजेपी कार्यकर्ता लगातार गहलोत सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आक्रोश ऐसा कि बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस से भिड़ गए। बैरिकेड के ऊपर चढ़कर विरोध करते रहे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये बैरिकेड पर चढ़ गए हैं। अभी ये आप देखिए कि यहाँ से निकलने की कोशिश की जाएगी और बैरिकेड पर चढ़ गए सांसद और तेजस्वी सूर्या। उसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और देखिए महिला विंग के कार्यकर्ता भी यहाँ पर आपको दिखेंगी बैरिकेड के ऊपर। हम सब लोगों को वहाँ जाने के लिए परमिशन चाहिए। पुलिस ने 40 किलोमीटर पहले हमको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, पर हम इसको पार करेंगे। हम करौली जाएंगे, ये निश्चित है। मैं फिर एक बार अशोक गहलोत जी को आई डेयर अशोक गहलोत, ट्राई एंड स्टॉप युवा मोर्चा। प्रयास कीजिए युवा मोर्चा को रोकने। गहलोत सरकार ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की न्याय यात्रा को करौली जाने से रोक दी। सैकड़ों पुलिस वाले दीवार बनकर खड़े हो गए। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। आप सब लोग यही बैठ जाइए जब तक इन लोग करौली जाने के लिए परमिशन नहीं देगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। साथियों, कुछ देर में हो हंगामे के बाद पुलिस का सब्र टूट गया, या कहिए जयपुर से आदेश आया कि बीजेपी नेता हिरासत में ले लिए गए। तेजस्वी सूर्या के साथ प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को पुलिस ने बसों में भर दिया। सैकड़ों कार्यकर्ता जबरन कैद कर दिए। लालू प्रसाद के टाइम में जंगल राज के बारे में हम सुन रहे थे, वो जंगल राज आज वास्तविक रूप में अशोक गहलोत के राजस्थान में आज चालू है। ये जंगल राज के खिलाफ युवा मोर्चा का अभियान है। करौली जाने तक युवा मोर्चा का ये लड़ाई जारी रहेगा। बीजेपी के न्याय यात्रा को पुलिस ने करौली से करीब 40 किलोमीटर पहले ही रोक दिया। दौसा करौली बॉर्डर छावनी बना हुआ, 500 से ज्यादा पुलिस वाले मौके पर तैनात। पर्याप्त व्यवस्था है मेरे ख्याल से। जितना आप देख रहे हैं पुलिस बल, वो जो सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए पर्याप्त है। इनको यहाँ रोक दिया गया है, जहाँ रोका गया है क्या वहाँ भी 144 धारा लगी हुई है? यहाँ पर इस दृष्टिकोण से रोका गया है कि इनसे बातचीत हो सके। बीजेपी के प्रदर्शन को रोकने के लिए आसपास के 6 जिलों से जवान बुलाए गए। दर्जनों आईपीएस अफसर मौके पर मौजूद थे। इतनी तैयारी थी कि मानो पूरा इलाका ही किले में बदल दिया गया। लेकिन सवाल उठता है कि अगर राजस्थान की गहलोत सरकार इतनी ही मुस्तैदी पहले दिखाई होती तो करौली हिंसा होती ही नहीं। सवाल ये कि राजस्थान पुलिस ऐसा ही एक्शन करौली हिंसा के मास्टरमाइंड मतलूब के खिलाफ क्यों नहीं लेती? आखिर अब तक मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है? साथियों पे लाठीचार्ज हुआ है। यहाँ 144 थी नहीं और पूरे पब्लिक डोमेन में थी कि हम लोग न्याय यात्रा करेंगे। ये सरकार को भी पता था, लेकिन सरकार का दोहरा रवैया है। वो पीएफआई को प्यार करती है और हमें दुत्कार करती है। राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन अब तक करौली हिंसा के मास्टरमाइंड का आजाद रहना राजस्थान सरकार और उसकी पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। टाइम्स नाउ भारत के लिए दौसा करौली बॉर्डर से भंवर पुष्पेंद्र की रिपोर्ट। और हेडलाइंस के बाद रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। खरगोन हिंसा का एक नया वीडियो सामने आया है। उपद्रवियों ने घर में पत्थरबाजी की है, मंदिर में तोड़फोड़ की है और इस हिंसा में एक लड़के के सिर में गोली की भी खबर है कि उसे गोली लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा है, खरगोन हिंसा से जुड़ा एक नया वीडियो टाइम्स नाउ भारत के पास आया है।
जिसमें साफ देखा जा सकता है कि उपद्रवी पत्थरबाजी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं और इस मारपीट, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ में एक लड़के के सिर में गोली लगने की खबर है। हिंसा के पहले दिन शिवम के सिर में गोली लगी थी। तस्वीर में देखिए, ये वही लड़का है जिसके सिर में गोली लगी, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। जबकि दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है, मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। और खरगोन हिंसा का एक नया वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उपद्रवियों ने मंदिर में तोड़फोड़ की, घर में जबरन दरवाजा तोड़कर घुसने की कोशिश की, मारपीट की और इस मारपीट और तोड़फोड़ में शिवम नाम के एक लड़के के सिर में गोली भी लगी है। और ये जो बच्चा है इसका नाम शिवम है जिसके सिर में गोली लगी है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये बच्चा अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, इसका इलाज चल रहा है। और शिवम, जिस लड़के के सिर में गोली लगी है, जिस बच्चे के सिर में गोली लगी है, इसकी बहन की शादी थी, लेकिन हिंसा ने सब कुछ तहस नहस और बर्बाद कर दिया। देखिए किस तरह से इस हिंसा, इस आगजनी, इस तोड़फोड़ में एक मासूम शिकार हुआ है, उसके सिर में गोली लगी है जिसका इलाज चल रहा है। और 15 तारीख को इसकी बहन की शादी है, लेकिन शादी से पहले देखिए किस तरह से तबाही और बर्बादी की तस्वीरें देखने को मिली हैं। इस आगजनी, इस तोड़फोड़, इस मारपीट में शिवम नाम के इस बच्चे के सिर में गोली लगी है और इसका इलाज चल रहा है। देखिए किस तरह से दरवाजे के बाहर मारपीट करते लोग दिखाई दे रहे हैं। आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया गया है। और अब बात राम सेतु की, जिसे मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई के लिए बनवाया, जिसकी तस्दीक नासा और अमेरिकी चैनल साइंस तक ने की, जिस पर रिसर्च भारतीय वैज्ञानिक भी कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ही एक तबका ऐसा है जो भगवान राम के अस्तित्व को नकारता है। ऐसे में आज उन लोगों को टाइम्स नाउ नवभारत जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम भगवान राम और उनके राम सेतु पर रावण की लंका से ऐसी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जो अब तक कोई दूसरा टेलीविजन चैनल दिखा नहीं पाया है। रावण की लंका से राम सेतु का प्रमाण पहली बार। टाइम्स ऑफ भारत की टीम अब श्रीलंका की तरफ मौजूद है, क्योंकि भारत का दृश्य तो आपने बहुत देखा। समंदर के उस पार से धनुषकोटि का दृश्य पहली बार। मुन्नार की खाड़ी के बीचों बीच आप ये छोटी सी जो लकीर देख रहे हैं, ये धनुषकोटि का वो लाइट टावर है जो कि भारत में रामेश्वरम की सीमा में आता है। नल नील ने जहां आखिरी पत्थर रखा, वहां से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव पहली बार। नल और नील जो राजा रामचंद्र के उस समय के आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने इस सेतु को बनाया था। कैमरे पर भवसागर के उस पार से इस पार के दर्शन पहली बार। राम सेतु हमारे सामने है। काफी ज्यादा गर्व की बात है कि मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। टाइम्स ऑफ भारत की टीम यहाँ पे पहुंची है। त्रेता युग में भगवान राम ने लंका तक पहुंचने के लिए राम सेतु बनाया। आपने सीरियल में देखा है। अवधपति श्री राम ने लंकापति रावण के चंगुल से माता सीता को छुड़ाने के लिए समंदर पर सेतु बनाया। आपने पुराणों में, रामायण में पढ़ा है। आपने रामेश्वरम में राम सेतु का सबूत भी देखा है, जहां प्रभु श्री राम की वानर सेना ने पुल की नींव रखी। लेकिन आज हम आपको पहली बार श्रीलंका की उस जगह से हैरान कर देने वाली सच्चाई दिखाएंगे, जहां राम सेतु का आखिरी पत्थर रखा गया। टाइम्स ऑफ भारत की इस खास पेशकश में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हिंदू मान्यता और वैज्ञानिकों के बीच में एक बहस क्यों छिड़ी हुई है कि आखिरकार राम सेतु को भगवान राम की सेना ने बनाया था या ये एक प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। इसको जानने के लिए हम श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से तकरीबन 285 किलोमीटर दूर अब मनारा पहुंचे हैं, जहां से राम सेतु की शुरुआत होती है। आप देख सकते हैं ये रास्ता दोनों तरफ से समुद्र के पानी से द्वारा घिरा हुआ है।
वर्ष 2002 में जो नासा के सैटेलाइट द्वारा तस्वीरें ली थी, उसने एक उथल पुथल मचा दी, जिसके बाद अब भारत के वैज्ञानिक अब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये राम सेतु बना कैसे था। इस चीज को जानने के लिए अब हम जाएंगे राम सेतु के बिल्कुल करीब और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उसमें बचा क्या है। हिंदुस्तानियों के रोम रोम में और यहाँ की मिट्टी के कण कण में बसे भगवान राम की मान्यता आज भी उतनी ही है जितनी पौराणिक काल में थी। राम और रामायण की कहानी सिर्फ सनातन ग्रंथों में दर्ज नहीं है, बल्कि उसके पुख्ता प्रमाण आज भी मौजूद हैं। उन्हीं में से एक है राम सेतु, जिसकी तस्दीक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी कर चुकी है। राम सेतु पर भारतीय वैज्ञानिकों की रिसर्च भी चल रही है, ताकि राम को नकारने वाले और उनमें अगाध आस्था रखने वालों के बीच की खाई को बांटा जा सके। इस रिसर्च के रिजल्ट से पहले टाइम्स नाउ नवभारत की टीम श्रीलंका के राजधानी कोलंबो से 285 किलोमीटर का सफर तय कर मुन्नार पहुंची, जिसे राम सेतु का आखिरी छोर माना जाता है। क्या विज्ञान है या पौराणिक मान्यता? मुन्नार की खाड़ी के बीचों बीच आप ये छोटी सी जो लकीर देख रहे हैं, ये धनुषकोटि का वो लाइट टार है जो कि भारत में रामेश्वरम की सीमा में आता है। यहाँ से आपको ये दूर इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि इस समय हम श्रीलंका में मौजूद हैं। ये मुन्नार की खाड़ी का वो पहला आइलैंड है जिससे हम आमतौर पे राम सेतु के रूप में कहते हैं। बाद के दौर में जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो उन्होंने इसे एडम्स ब्रिज का नाम दिया, यानी आदम के जमाने का ब्रिज, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि ये ब्रिज कब से बना हुआ है। धीरे धीरे करके जब बाद में रहस्य सुलझाने की कोशिश की गई तो पता चला कि एक श्रृंखला थी जो 2002 में नासा की तस्वीरों में आई, जिसे देख के साफ तौर से प्रतीत हो गया कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो राम सेतु की बात की जा रही थी वो आखिरकार क्या है। उसे दिखाने के लिए टाइम्स ऑफ नवभारत की टीम अब श्रीलंका की तरफ मौजूद है, क्योंकि भारत का दृश्य तो आपने बहुत देखा। अब मैं आपको दिखाता हूं इस आइलैंड 1 से उस आइलैंड 2 का नजारा, जो आगे जाकर के वो जो चूना मिट्टी की जो बनी हुई सारी परतें होती हैं उससे जुड़ा हुआ है। भारत के दक्षिण पूर्व में रामेश्वरम और श्रीलंका के उत्तर पूर्व में मुन्नार द्वीप के बीच ये उथली चट्टानों की एक चेन है जिसे हम भारत में राम सेतु कहते हैं, दुनिया इसे एडम ब्रिज कहती है। यानी ये पुल तकरीबन 30 मील 48 किलोमीटर जो हम आम भाषा में भारत में बोलते हैं उतना लंबा है। ये पहली बार हुआ जब दुनिया के किसी टेलीविजन चैनल के कैमरे में श्रीलंका के मन्नार से हिंदुस्तान का धनुषकोटि रिकॉर्ड हुआ है। रामायण के अनुसार भगवान राम मां सीता को रावण की कैद से मुक्त कराने लंका जा रहे थे। बीच में समंदर था, तभी प्रभु श्री राम की वानर सेना ने पानी में पत्थर डाल डालकर राम सेतु बना डाला। इस सेतु में पानी में तैरने वाले पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। कहते हैं ज्वालामुखी से निकले पत्थर पानी में नहीं डूबते। त्रेता युग का राम सेतु कलयुग में कैसे समंदर में समा गया, आपको इसकी कहानी भी दिखाएंगे। लेकिन आज उसी राम सेतु के ऊपर जब टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता प्रियांक त्रिपाठी नाव से गुजरे तो उन्हें क्या महसूस हुआ, आप खुद देखिए। पानी उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि इतनी गहराई है कि कोई भी शख्स डूब सकता है, हमें छोटी नाव का सहारा करके एक जो आइलैंड है उससे दूसरे आइलैंड पे जाना पड़ रहा है। कई शोधकर्ता यहाँ पे अब आने वाले हैं। भारत की जो ASI है उसके संरक्षण में एक अंडर वाटर टीम आएगी जो यहाँ पे ये जो राम सेतु को जोड़ती हुई जो छोटे टापू बच गए हैं उस पर शोध करेगी। सवाल ये खड़ा किया गया था कि हो सकता है कि ये आर्टिफिशियली मेड हो या हो सकता है कि ये नेचुरली मेड हो। अगर आर्टिफिशियल है यानी नल और नील जो राजा रामचंद्र के उस समय के आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इस सेतु को बनाया था, तो या तो उन्होंने बनाया था या तो ये खुद नेचुरली बना। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच हिंदू धर्म जो है इसको अभी भी राम सेतु मानता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो श्रृंखला जो नासा की तस्वीरों में खुल के सामने आई थी वो साफ दिखाती है कि एक अलग सी श्रृंखला बनी हुई है यहाँ पे जिसे हम राम सेतु कहते हैं, जिसका इस्तेमाल करके राम की सेना वानरों के साथ
एक टापू, उस समय टापू तो नहीं था, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पहुंची थी और इस 18 से लेकर के 32 किलोमीटर की जो सीमा है उसको उन्होंने पार किया था। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ उजागर, बोड़ही आनहि बोरही जेहि, भय उपल बोहित समते। यानी नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका ये उज्जवल यश हर जगह फैल गया। जो पत्थर खुद डूबते हैं और दूसरों को डुबो देते हैं, वो ही जहाज के समान हो गए। जानकार कहते हैं कि जहां पे अभी रेत मौजूद है, इसके ठीक नीचे चूना मिट्टी की वो सतह मौजूद है, जिसके कारण ये पूरा राम सेतु बना। हालांकि आध्यात्म के मुताबिक राजा रामचंद्र की सेना जब यहाँ पे आई थी तो हनुमान जी की वानर सेना ने एक एक करके पत्थरों पे उनका नाम लिखना शुरू कर दिया, जिसके बाद से इस सेतु का निर्माण हुआ। जहां भी हम जाएंगे आप देख सकते हैं इसी तरीके से छोटे पत्थरों की जो श्रृंखला है वो नजर आती है, जो किसी जमाने में इसके ऊपर तैरती थी। आमतौर पे समुद्र में चलना मुमकिन तो नहीं होता, लेकिन चूंकि इसकी सतह काफी ज्यादा कम है, इसलिए हम आसानी से इसे पार कर पा रहे हैं। ऐसे करके एक टापू की श्रृंखला से दूसरी टापू की श्रृंखला पे जाया जाता था। लेकिन जो रामचरितमानस है उसके मुताबिक इस पूरे पुल की लंबाई जो थी वो तकरीबन 100 योजन थी और चौड़ाई जो थी वो 13 योजन थी। इसे 5 दिनों में बनाया गया था और एक योजन की जो श्रृंखला होती है वो तकरीबन 13 किलोमीटर की होती है। तो कैलकुलेशंस के बारे में भी डिबेट जारी है। वहीं दूसरी तरफ इसे नल के नाम पे रखा गया था, क्योंकि राम की सेना में जो वानर सेना थी उसके 2 आर्किटेक्ट थे जिन्हें नल और नील के नाम से जाना जाता था। यही 2 वो वानर थे जिन्होंने इस पूरे राम सेतु का निर्माण महज 5 दिनों में कर दिया। वाल्मीकि रामायण के अलावा कालिदास के महाकाव्य रघुवंशम में भी मां सीता के साथ भगवान राम के लंका से लौटने का जिक्र है। उस दौरान श्री राम ने जनक नंदनी सीता को भी इस सेतु के बारे में बताया था। राम सेतु की प्रामाणिकता को लेकर रावण की लंका और आज के श्रीलंका के लोग क्या जानते हैं, उसे आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। क्योंकि जिस राम सेतु पर हिंदुस्तान में सवाल उठाया गया, उसके अस्तित्व पर आज भी श्रीलंका के लोगों का जरा भी संदेह नहीं। पीछे जो चीजें दिख रही हैं क्या है? जो छोटे छोटे टापू दिख रहे हैं, आइलैंड, இதுல இருக்கிற ராமரண இதுல இப்படி இந்தியா வரைக்கும் எல்லா வரைக்கும் போகுது. இதுக்குள்ள எல்லாம் தொழில் செய்யறதுக்கு எல்லாம் வசதியான இடங்கள்லாம் இதுகள் இருக்குது. கடல் சம்பந்தப்பட்ட இதுகள், சிறு சிறு தொழில்கள், பெரிய தொழில்கள் செய்யறதெல்லாம் இதுக்குலாம் இருந்து செய்வாங்க. இது தலைமன்னாரை சேர்ந்த ஒரு பகுதி தான் ராமரணின்னு சொல்றேன். இது இங்கே राम मतलब राम सेतु, हाँ। இதுல இருந்து இந்தியா தனுஷ்கோடி வரைக்கும் இதுல धनुषकोडी किधर है? धनुषकोडी वो है, ஓ தனுஷ்கோடி टावर, ओके। இது வரைக்கும் அப்படியே போகுது। यहाँ से सीधे अगर जाओगे बोट से, बड़ी बोट से, तो कितने दिन में पहुंच जाओगे? टाइम, हाउ मच टाइम? 1:30 मिनट। आंखों के सामने दिख रहा यही वो राम सेतु है जो रामायण काल की सच्चाई बयां करता है। इस राम सेतु ने कई सुनामी, भयंकर तूफान झेले हैं। ये समंदर में समाया, इसके बावजूद राम सेतु के अस्तित्व को कोई टिका नहीं सका। आज भी राम सेतु रामेश्वरम से श्रीलंका को जोड़ने की गवाही देता है। नासा की तस्वीरों में भी साफ दिखता है कि राम सेतु आज भी पानी के नीचे मौजूद है और वो एक छोर से दूसरे छोर तक जुड़ा है। अमेरिका के साइंस चैनल फैक्ट्स के साथ दावा किया था कि भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित है, यानी इसे इंसान ने बनाया था। दिसंबर 2017 में साइंस चैनल पर एक अमेरिकी टीवी शो एंशिएंट लैंड ब्रिज में अमेरिकी आर्कियोलॉजिस्ट ने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर यह कहा था कि भगवान राम के श्रीलंका तक सेतु यानी पुल बनाने की हिंदू पौराणिक कथा सच हो सकती है। भारत और श्रीलंका के बीच 48 किलोमीटर लंबी रेखा चट्टानों से बनी है। ये चट्टानें 7000 साल पुरानी हैं। राम सेतु पर कई रिसर्च हुई। कहा जाता है कि 15वीं सदी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक
जाया जा सकता था, लेकिन तूफानों ने यहाँ समंदर को कुछ गहरा कर दिया। साल 1480 के आसपास ये पुल साइक्लोन यानी चक्रवात की वजह से टूट गया और फिर समंदर का जल स्तर बढ़ने के कारण ये पानी में समा गया। आस्था और विज्ञान की गवाही को ताक पर रखकर यूपीए 1 के दौरान जब सेतु समुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो हिंदू संगठन, पर्यावरणविद और सियासी पार्टियां इसके विरोध में खड़ी हो गईं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो अदालत ने 2007 में काम पर रोक लगा दी। तब यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तो ये तक कह दिया कि इस बात का कोई सबूत ही नहीं कि भगवान राम ने ये पुल बनाया था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ पीआईएल लगाई थी। स्वामी इस पुल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने को लेकर भी याचिका लगा चुके हैं, जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। राम सेतु को लेकर तब गुजरात के मुख्यमंत्री और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार पर करारा हमला बोला था। ये राम सेतु का मसला साहब स्टैंप पेपर पे भारत सरकार एफिडेविट करे कि भगवान राम पैदा ही नहीं हुए थे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या भगवान राम का जन्म हुआ था? आवाज इटली तक पहुंचनी चाहिए। ये राम और रोम की लड़ाई है मित्रों।